मेरा पैगाम बाहर जाके लोगों को बता दो कि मैं किसी यजीद के आगे, किसी फिरौन के आगे नहीं झुकूंगा, मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा। मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा। तो ये जो बैकडोर डील की बातें हो रही हैं, ये गवर्नमेंट की जरूरत है। ऐसे ही गिला किया जी हमारे घरों पे पुलिस आती है, ये वो। तो खान साहब ने ना एकदम, उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन लो, अल्लाह अल हक गवर्नमेंट के खिलाफ लेक्चर दिया कि ये मुल्क की मीशत को तबाह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कानून तबाह कर दिया, ये कर दिया। तो ये मेरे लिए इतना जबरदस्त था कि यार ये बंदा सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। हम सीधा सवालों पर आते हैं। सरदार अजीमुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, जो हकीकी एमपीए भी हैं पीपी 163 से फॉर्म 45 के हिसाब से। अच्छा जी, आप अडियाला जेल जाते रहते हैं, आपकी अभी तक कितनी दफ़ा खान साहब के साथ मुलाकात हुई है? 5 अगस्त 2023 को खान साहब अरेस्ट हुए थे, उसके बाद मेरी दर्जनों दफा मुलाकात हो चुकी है। दर्जनों दफ़ा मुलाकात हुई है। तो कोई ऐसा ख़ास वाक़या जो आपको बहुत अच्छा लगा हो या आप हैरान हुए हो मुलाकात के दौरान? अच्छा, बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहली मुलाकात थी तो वो हुई थी को 3-4 महीने बाद, और मैं थोड़ा-सा परेशान था कि पता नहीं खान साहब कैसे होंगे, जेल में किस हालात में रहता है आदमी, क्योंकि मैं खुद भी, आप भी जी, जी, जेल जी, में रह वैसे ही, चुके हैं, वैसे ही। तो पता नहीं उनका हौसला कैसा होगा। जब हम गए तो खान साहब ने फिर वो नाइकी के शूज़ पहने हुए थे और एडिडास का ट्राउज़र पहना हुआ था और अच्छा। जैकेट पहनी हुई थी, और आते ही सबसे पहले उन्होंने वही जो लेक्चर जैसे यहाँ पे देते थे, वो आधा घंटा उन्होंने ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लेक्चर दिया कि ये मुल्क की मीशत को तबाह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कानून तबाह कर दिया, ये कर दिया। तो ये मेरे लिए इतना ज़बरदस्त था कि यार ये बंदा अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कैद नहीं है। इसी तरह एक दफ़ा हम गए तो वहाँ पे कुछ लड़के आए जो हिरासत में थे, तो उन्हें खान साहब को बताया गया कि जी ये आपके साथ मुकदमे में है और ये अभी अरेस्टेड है। तो खान साहब रूटीन में ऐसा नहीं करते। खान साहब उठे, उनके पास गए, उनके सरों पे प्यार दिया, और टाइम एंड अगेन हमें तो खास तौर पे वो ये कहते हैं कि जो उस वक्त तक तो कैदी थे ना अंदर, हमारे जी। काफ़ी वर्कर्स थे, कि यार जिस तरह भी हो, जो ये वर्कर्स हैं ना कैद में, इनको छुड़वाओ। इनके हवाले से वो बहुत ज़्यादा टची थे। वर्कर्स के हवाले से हाँ, ज़्यादा अभी टच। मेरी पिछले हफ्ते में छुट्टियों से पहले मुसलसल 3 मुलाकातें हुई है 1 हफ्ते में। कोई खान साहब ने कोई ऐसी ख़ास पैगाम जो खान साहब का हो? ये जो 21 को मेरी लास्ट मुलाकात थी, उससे पहले 19 तारीख को एक हमारे दोस्त हैं, तो वो जेल में थे, उनकी बेटी की शादी थी, कर्नल नजमुल साबिर राजा साहब, अभी भी जेल में है वो। आज थी शायद उनकी, कल थी उनकी बेटी की शादी। तो किसी ने बताया, तो खान साहब ने कहा कोई इशू नहीं है यार, मैं भी तो जेल में हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे ही गिला किया जी हमारे घरों पे पुलिस आती है, ये वो। तो खान साहब ने ना एकदम, उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन लो, अल्लाह अल हक है, रात जितनी काली होगी सुबह उतनी खूबसूरत होती है। किसी मुसीबत से ना घबराना, किसी परेशानी को बिल्कुल जहन से निकाल दो। ये मुसीबतें, परेशानियां जाने के लिए होती हैं। हाँ, मेरा पैगाम बाहर जाके लोगों को बता दो कि मैं किसी यजीद के आगे, किसी फिरौन के आगे नहीं झुकूंगा, मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा। मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा। तो ये जो बैकडोर डील की बातें हो रही हैं, ये गवर्नमेंट की जरूरत है ना, हमारी तो नहीं है। और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखें, एक चीज आप ना, आप अपने चैनल के तवज्जुह से, मैं अपने दोस्तों को आपके जी, चैनल के जी। तवज्जुह से, ये जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये ज़रूरत है हमारे मुक़्तदिर इदारों की और हमारी ये जो मौजूदा रजीम है इसकी। चूंकि डी चौक वाक़े के बाद, मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं मिलने के बाद, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिलने के बाद यूरोपीय यूनियन का बड़ा सख्त बयान आया था, और हमारा जीएसटी प्लस का जो स्टेटस है वो एट स्टेक है। उसके बाद पूरी दुनिया से प्रेशर आया, पूरी दुनिया के मीडिया ने ये बात की, इंटरनेशनली बहुत सारे लीडर्स ने, अमेरिका तो एक है ना, पूरी दुनिया से ये रिस्पॉन्स आया कि जिस किस्म की हरकतें आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इस वजह से ये मजबूर होकर कर रहे हैं। अच्छा, जब खान साहब के लिए रजीम चेंज के लिए बाहर से मुदाखलत हुई, तो अगर अभी खान साहब को रिहाई के लिए करेंगे तो वो मुदाखलत नहीं होगी? देखें, वो मुदाखलत और अभी ये जो बातें हो रही हैं, ये डिफरेंट है, ये मुख्तलिफ है। वो मुदाखला ये थी कि ऑफिशियली एक अमरीकी हुकूमत के अहलकार ने एक मैसेज भेजा हमारे सफ़ीर को, और सफ़ीर ने फिर वो जो हमारी सफारती कोड होता है उसमें पाकिस्तान को भेजा
कि मुझे ये कहा गया है कि अगर आपने ये काम किया तो हम आपकी हुकूमत गिरवा देंगे। वो था एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अभी ये जो बात हो रही है ये हो रही है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल्स, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम कर रही है, पाकिस्तान में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स का जो एक पूरा चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वॉयलेट किया जा रहा है। इस ग्राउंड के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी आवाज बुलंद कर रही है और उस आवाज से डरते हुए ये लोग चाह रहे हैं कि चीजों को थोड़ा बेहतर करें। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये जो मिलिट्री कोर्स में जो सजाएं हुई हैं, तो इन सजाओं को आप किस तरह से देखते हैं, और जो उसके बाद रिहाई हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट की एक से ज़्यादा जजमेंट्स मौजूद हैं इससे पहले कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल क्यों हो, ये इनका कौन सा कोई कोर्ट मार्शल होना है? वो 4 किस्म के हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल हो, फील्ड मार्शल हो, उसके बाद कोर्ट मार्शल और एक और। तो ये सारे के सारे लोग वो हैं जो प्राइवेट लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, जिन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि जो उन्हें उस डोमेन में ले जाए जो मिलिट्री कोर्ट्स का। तो इस हवाले से इंटरनेशनली भी एक प्रेशर आ रहा है और ये टोटली इलीगल है। आप देखें, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने वो ट्रायल किए, वहाँ पे ना तो आपको प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट्स देते, आपको एक ख़ास लेवल से आगे वो सवाल नहीं पूछने देते, आपको एक ख़ास लेवल से आगे अपने क्लाइंट से मुशावरत नहीं करने देते। ये तो एक लिमिटेड सी एक्सेस है ना, तो इसको आप ट्रायल नहीं कह सकते। वो तो एक मूड उन्होंने बनाया हुआ था। और अब ये जो लोग छोड़े हैं इन्होंने, देखें, अब कहा जी कि उन्होंने मर्सी अपील की थी, मर्सी पिटिशंस की थी, हमने छोड़ दिया। तो भाई आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जब मर्जी आपको पकड़ लें और हम लोगों को झुका के और फिर लोगों को छोड़ भी देते हैं। लोगों पे तासुर देना चाहते हैं कि हम जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। और यही चीज ऐसी है जिसको पाकिस्तान का कोई भी ऐसा ये डील का हिस्सा तो नहीं है? बिल्कुल रिहाई जो है, ना 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 ना। देखें, अगर डील का हिस्सा होता तो फिर हसान न्याजी क्यों नहीं बाहर आता? वो हो सकता है कि प्रेशर के लिए उसको बैकअप पे रखा हो। नहीं नहीं भाई, बात यह है कि सिंपल, जिस आदमी ने मर्सी पिटीशन नहीं दी, हैदर मजीद ने नहीं दी, अब इबाद फारूक ने नहीं दी, अकरम उस्मान ने नहीं दी, बहुत से लोगों ने नहीं दी, तो वो अंदर ही अपील नहीं की। जिन्होंने रहम की अपील की उन्हें छोड़ा। इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके ऊपर इस टाइम कितने मुकदमा चल रहे हैं? मैं बहुत सारे हैं, 14 तो पिंडी में है, 6 सरगोदा डिवीजन के, 4 फैसलाबाद के हैं, 24। अच्छा, उसके बाद गुजरावाला एक में तो हम इंटरम बेल पे हैं, बाकी में हमने कुछ में अभी नहीं करवाई। और लाहौर में कुछ 4 या 5 में मेरी कंफर्म होगी है, 5 में अभी इंटरम बेल चल रही है। 3-4 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें हम डिस्चार्ज हो गए। 102 नंबर में तो मैं और मलिक सलमान इकट्ठे ही डिस्चार्ज हुए थे। उसके बाद ये आम जो केसेस हैं, जो रैलीज में हर दूसरे दिन FIR हो जाती है, तो कुछ 43 के करीब टोटल FIR, 43 FIR। हाँ जी। तो ये जो बाकी जो लीडर हैं जिनके ऊपर FIRs नहीं हो रही, वो क्या कॉम्प्रोमाइज है? देखिए, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कहता। हर आदमी की अल्लाह ने जितने इंसान पैदा किए ना, हर आदमी का हौसला एक जैसा नहीं है, हर आदमी की कमिटमेंट का लेवल एक जैसा नहीं है। ये बात ठीक है कि इस वक्त लाहौर में हमाद अजहर पे, सिवाय हमाद अजहर के किसी और पे मुझसे ज़्यादा FIRs नहीं है। हमाद अजहर पे अब आके जब वो प्रेसिडेंट पंजाब बने हैं और एक्टिविटी में तो खैर नहीं होते, तो उन्हें वैसे नामजद कर दिया जाता है, इससे पहले उन पे भी नहीं थी। सिंपल बात यह है कि 9 मई के बाद मुझे खान ने टास्क दिया था कि तुमने इस रीजन को चलाना है। मैंने पूरी अपनी तवानाई सर्व की। मुझे बार बार पैगाम आए कि आप हमें तंग कर रहे हैं। और भाई, मैं नहीं तंग कर रहा, मैं अपना पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तुम झूठे मुकदमे बनाते हो, बना दो, क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़े लीडर्स यहाँ से भाग गए PTI को छोड़ के, तो आप क्यों इसमें इतना घुसे कि आपके ऊपर इतने मुकदमा हो गए? देखें, मैं और आप उस लॉट से हैं जिन्होंने PTI को इस लेवल पे लाया कि ये बड़े लीडर आ गए। इन बड़े लीडर्स को PTI का या खान का प्यार अगर इतना ही जाग रहा था तो ये 2005-6 में ज्वाइन करते ना। ये सब लोग उस वक्त आए हैं जब PTI एक पावर बन चुकी थी। ठीक है, ये चूंकि हमारी मेहनतों का, खान साहब की मेहनतों का नतीजा है PTI, तो हम तो इसके लिए जान देंगे। बड़े लीडर्स का ये होता है कि जब इलेक्शन आता है
या जब उन्हें महसूस होता है कि असेंबली में आने की बारी हो रही है तो वो ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हम जैसे वर्कर्स को टिकट ना भी मिले, हमने फिर भी सड़कों पे होना है, चूँकि हम नज़रियाती तौर पे अटैच हैं पीटीआई के साथ और खान साहब के विजन के साथ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जो बड़ी अहम है और वर्कर्स की ये दिल की बात है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि जैसे मुख्तलिफ लीडर्स हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, क्या खान साहब के साथ आपकी इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हुई है कि उन्हें वापस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? देखिए, इस हवाले से तो एक चीज़ तय है कि इस सारे इशू का जो डिसीजन है ना वो खान साहब खुद करेंगे जब बाहर आएंगे। अभी तक जो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की थी उनमें से एक दो को खैर टिकट भी दिए गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि खान साहब की उसमें कुछ तरह से मर्जी शामिल थी, क्योंकि खान साहब जेल में थे, हमारा कांटेक्ट उनसे बहुत ऑन एंड ऑफ मुश्किल से होता था। वो तो और पुरानी ये बात अच्छा, होगी ना। अब आके भी अभी भी आप देख लें कि जिन लोगों ने पीटीआई को बिट्रे किया था उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन भी इशू किया गया, जैसे फवाद चौधरी के खिलाफ किया गया। मैं नाम नहीं लेना बहुत से चाहूंगा, लोगों फवाद को चौधरी ही। बहुत से लोगों को ये कहा गया है कि आप इंटरफेयर ना करें, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो ये उनकी स्टेटमेंट से पहले बहुत एक्टिव थे, लेकिन अब वो पस मंज़र में चले गए। ये अलग बात है कि जिन लोगों की स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं कम से कम सच्चे दिल से ये समझता हूँ कि ये कोई वॉलंटरी नहीं थी, वो ज़बरदस्ती थी, वो धक्के से थी। लोगों पे तशद्दुद करके तो आप कुछ भी करवा सकते हैं। मुझे आपको पकड़ लें, हमारी भी एक कैपेसिटी होगी, 10 दिन 15 दिन, कितने दिन मार खा सकते हैं, ये तो होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, कोई एक आप एविडेंस ऐसा बताएं जो आपकी नज़र में हो कि जी ये मेरे साथ धांधली बहुत बड़ी हुई। बेशुमार है मेरे पास वो फॉर्म 45 ऐसे कटिंग वाले मौजूद हैं जो जेन्युइन, जैसे एक जगह मेरे 134 वोट हैं वो 001 किया हुआ है। तो इस किस्म की कटिंग्स बहुत सारी हैं जहां वोट हमारे ज़्यादा थे, सैकड़ों को 2 4 10 में ले आए गए। फिर बहुत सारी जगहों पे फॉर्म 45 ऐसे चेंज किए गए, आप भी मेरे साथ थे, हमने ये रूरल इलाके में एक यूसी में हमने जलसा किया था, 1000 आदमी उस जलसे में था। उस गांव के पोलिंग से हमें 10 वोट दिए गए, जहाँ पे 1000 का जलसा था वहाँ पे सिर्फ 10 वोट 10 वोट दिए गए। 10 वोट निकले। ये मैं मियाँ इमरान जवेद साहब, आपके तवस्सुल से भी मैं आपके पास आऊँगा और इन्हीं सवालों का आपसे जवाब चाहूँगा। ये जो धांधली के सवाल हो रहे हैं, ये मैं आपसे इसका ज़रूर पूछूंगा, आपका मौक़िफ़ ज़रूर पूछूंगा इंशाल्लाह ताला। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।